हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 11 करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को हार्वी-डायसन और वेस्पर थ्योरी बताई थी। तो वेस्पर थ्योरी से मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और शेप निकालने के लिए पहले क्लास में बताया था, और उसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था ताकि आप उसे आप लोग कर करके मेरे पास सेंड करते थ्रू व्हाट्सएप नंबर या थ्रू ऐप। बहुत कम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके मेरे को व्हाट्सएप किया है। जिन्होंने नहीं करा है वो कर करके मेरे को व्हाट्सएप करिए, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स आप नहीं लगाएंगे तब तक आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं होगी। प्रॉब्लम किल्स योर प्रॉब्लम। बिना प्रॉब्लम लगाए हुए आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो प्रॉब्लम लगानी बहुत ज़रूरी है ना। मैंने आप लोगों को बेसिक फंडा बताया कि कोई भी चैप्टर तभी कमांड होगा जब तक उस चैप्टर को आप कम से कम 10 बार रिवाइज ना करिए और उससे रिलेटेड खूब सारा क्वेश्चंस करिए। कैसे क्वेश्चन जो ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो, उसके अलावा एक बुक और असाइनमेंट से क्वेश्चंस को आप करें, तभी जाकर के आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होगी। सिर्फ वीडियो लेक्चर देख लेने से या सिर्फ लेक्चर अटेंड कर लेने से कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं होती है। इसलिए प्रॉब्लम तो आपको लगानी ही पड़ेगी। बिना प्रॉब्लम लगाए हुए आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी ही नहीं। अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं बिना प्रॉब्लम लगाए हुए ही सीख रहा हूँ और कर दूंगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। वो एग्जामिनेशन हॉल में पता चल जाता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको वेस्पर थ्योरी बताया था। उसके अंदर कुछ स्टूडेंट बार बार ये जैसे PH3 की शेप क्या होगी, तो PH3 की शेप क्या होगी एक्चुअल, तो इसमें हाइड्रोजन है तो ये जनता निकाल ही नहीं पा रही थी। इसे भी क्या करनी है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो क्या होगा, तो फास्फोरस के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस में 1, तो 3 हाइड्रोजन में 3, तो ये टोटल कितनी होगी, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 को डिवाइड करेंगे कितना से, 2 से, तो ये 4 क्या हुई, तो ये कुल हो गई, मतलब सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों मिला करके हो गई। अब इसमें से सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी होगी, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी होगी, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर विल बी इक्वल टू व्हाट, तो जितना हाइड्रोजन, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में बताया था कि वह मॉलिक्यूल, वह सिंपल मॉलिक्यूल और आयन जिसमें हाइड्रोजन होती है उसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता, तो जितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड पेयर की संख्या कितना, तो ये 3, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये जो 4 आया वो सिग्मा बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों मिलाकर है। कैसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होती है और हाइड्रोजन को सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ये ऑलरेडी मैंने हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में बताई है। तो बेसिक वह वैसे सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूलर आयन जिसमें हाइड्रोजन होता है उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उस डिवीजन के बाद जो आती हैं वो टोटल होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों मिलाकर होता है। जबकि वह मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन नहीं थी उसमें हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसे 8 से डिवाइड करते थे। 8 से इसलिए क्यों डिवाइड करते थे, क्योंकि हाइड्रोजन को छोड़ करके और अदर जो एटम है वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर 8 से डिवाइड करते थे। लेकिन वह मॉलिक्यूल जिसमें वह सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन जिसमें वह सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल और आयन जिसमें हाइड्रोजन है उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने 2 से डिवाइड करा, तो ये 4 आई। तो ये 4 एक्चुअली क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों मिला करके है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी होगी, तो जितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अटैच है, तो 4 में से 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, तो लोन पेयर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो 1। तो आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पर फास्फोरस की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिलाकर कितना आया, तो 4, इसलिए हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp3। तो ऑब्वियसली इसका शेप क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था कि यदि किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट sp3 आता है तो उसका शेप क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल। अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट sp3 आता है तो उसका शेप क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन अगर उसमें एक लोन पेयर आ जाती है तो उसको हटा लीजिए, तो ये क्या होगा, तो पिरामिडल शेप हो जाएंगी। अगर 2 लोन पेयर आता है तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, तो एंगुलर हो जाएगी।
तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि यदि किसी एटम का अगर हाइब्रिड स्टेट sp3 है, कोई लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिड स्टेट sp3 कोई लोन पेयर नहीं, तो शेप क्या होगी, तो टेट्राहेड्रल होगी। अगर एक लोन पेयर आएगा तो एक्चुअल शेप में दिखेगा नहीं, तो पिरामिडल शेप हो जाएंगी। अगर दो लोन पेयर आया तो उसको हटा लीजिए, क्योंकि लोन पेयर ऑर्बिटल दिखेंगे नहीं, तो ये एंगुलर शेप हो जाएंगी। तो बेसिक अगर हाइब्रिड स्टेट sp3 आता, कोई लोन पेयर नहीं तो टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर तो पिरामिडल और दो लोन पेयर तो एंगुलर। तो बेसिक यहाँ पर sp3 हाइब्रिड स्टेट है, लेकिन यहाँ एक लोन पेयर आ गई है, इस कारण से इसकी एक्चुअल शेप क्या होंगी, तो पिरामिडल होंगी। इसकी एक्चुअल शेप क्या होंगी, तो पिरामिडल होंगी। इसकी एक्चुअल शेप क्या होगी, तो पिरामिडल होगी, एक्चुअल शेप पिरामिडल होगी। और ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप इसका शेप ड्रॉ करना चाहें तो ये फास्फोरस है, ये पिरामिड आपकी PHH, ये H, ये पिरामिडल है, इसके ऊपर क्या हो गया, तो एक लोन पेयर होगी, दिस वन, ये पिरामिडल से। उसी तरह से और भी आप ले सकते हैं। हार्डन वाले में आप लोग को परेशानी हो रही थी, सारी जनता बहुत लोगों ने गलत करा। H2S की शेप क्या होगी, तो यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो सल्फर के एटॉमिक नंबर 16 कॉन्फिगरेशन 286, तो सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 हार्डन के वैलेंस 1, तो 2 थर्ड में तो 2, तो 8 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 2 से, तो ये 4 आया। ये 4 क्या है, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस क्या है, तो ये लोन पेयर है, ये सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है। तो यहाँ कितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो बेसिक नंबर ऑफ सिग्मा, ये 4 क्या आया, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मिलाकर आई। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी होंगी, तो जितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच है, मतलब यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच है, सल्फर। सेंट्रल एटम मतलब वह एटम जिससे वाला अदर एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, उसकी संख्या 1 होगी और कोवैलेंसी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ सल्फर इधर सेंट्रल एटम से इसे कितनी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, तो 2। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी हो गई, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गई 2। तो लोन पेयर कितनी हो गई, तो यहाँ पर टोटल आया 4, उसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो बाकी 2 लोन पेयर। तो यहाँ हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो अगर एक एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 है, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो sp3 हो जाएंगी। तो इसका शेप क्या होना चाहिए, तो टेट्राहेड्रल। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के अनुसार, मतलब आइडियल थ्योरी के अनुसार, यहाँ पर इसकी शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल, मैंने आपको बताया है। लेकिन यदि टेट्राहेड्रल शेप कब होती है, जब कोई लोन पेयर नहीं होता। अगर एक लोन पेयर है तो पिरामिडल, अगर 2 लोन पेयर तो इसकी शेप क्या हो जाएंगी, एंगुलर और वी टाइप। इसकी एक्चुअल शेप क्या होंगी, एंगुलर और वी टाइप। मतलब ये सल्फर से ये हाइड्रोजन, ये एंगुलर हो गई, इसके पास क्या है, तो लोन पेयर है, ये इस तरह से। उसी तरह से और भी ले सकते हैं H2O की शेप क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। यहाँ पर ऑब्वियसली हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 हाइड्रोजन के वैलेंस में 1, तो 2 हाइड्रोजन के वैलेंस में 2 प्लस 1 ऑक्सीजन के वैलेंस में 6, ये कितनी होगी, तो 8 को डिवाइड करिए कितना से, 2 से, तो ये 4। तो ये क्या हो गई, तो ये सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हो गई। अब इसमें से कितना सिग्मा बॉन्ड पेयर होगी, कितना लोन पेयर, ये 4 क्या आया, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों मिलाकर आया। तो कितनी सिग्मा बॉन्ड पेयर होगी, तो जितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अटैच्ड है, तो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अटैच है, तो 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गई। और लोन पेयर कितनी हो गई, तो ये टोटल तो 4 है सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला करके, जिसमें से सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी, तो 2 है, तो बाकी 2 क्या होगी, तो लोन पेयर। तो यदि तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 हो गई, इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या, तो sp3। तो शेप क्या होना चाहिए, तो टेट्राहेड्रल। लेकिन ध्यान दीजिए sp3 हाइब्रिड स्टेट में टेट्राहेड्रल शेप तब होती है जब कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर एक लोन पेयर है तो उसकी शेप हो जाएंगी पिरामिडल, और 2 लोन पेयर है तो उसकी शेप क्या हो जाएंगी, तो एंगुलर। तो उसकी शेप क्या होगी, तो एंगुलर हो जाएंगी। तो बेसिस का शेप क्या हो जाएगा, तो ये O है, ये H है, ये H है, इस तरह से हो जाएंगी। इस पर क्या, तो 2 लोन पेयर है दिस में। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे CH3 माइनस ले लें, ये CH3 माइनस ले लें, तो बेसिक यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। कार्बन के वैलेंस में कितनी इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फिगरेशन 2 4, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली हाइड्रोजन के वैलेंस में 1, तो 1 हाइड्रोजन के वैलेंस में 1, तो 3 पे 3। लेकिन यहाँ पर एक माइनस है, तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन की गेन होगी। तो यहाँ कितना हो गया, तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये क्या आया, तो 4। ये 4 क्या आई, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों मिला करके आई। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी होंगी, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी होगी, तो कितना हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, तो 3, तो ये 3 हो गई। अब लोन पेयर कितना होगा, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलाकर के 4 है, इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर 3 है, तो बाकी ये क्या होगी, तो लोन पेयर हो गई। तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बेसिक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलाकर के 4 है, इससे हाइब्रिड स्टेट sp3। तो ये हाइब्रिड स्टेट sp3 है,
तो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के अनुसार इसकी शेप ऐसी होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल तब होती जब कोई लोन पेयर नहीं होता सेंट्रल एटम के ऊपर। तो हमने पढ़ा कि अगर किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट sp3 हो, कोई लोन पेयर नहीं हो तो टेट्राहेड्रल, अगर हाइब्रिड स्टेट sp3 हो और एक लोन पेयर हो तो उसकी शेप क्या होगी, तो पिरामिडल। तो इसकी शेप क्या हो जाएंगी, तो पिरामिडल होगी। इसकी शेप क्या हो जाएंगी, तो पिरामिडल हो जाएंगी। इसकी शेप क्या होगी, तो पिरामिडल हो जाएंगी। इसकी शेप क्या हो जाएंगी, तो ये पिरामिडल होगी। ऑब्वियसली अगर इसका ड्रॉ करना था तो ये कार्बन, ये दिस वन, एच, ये एच, ये एच, दिस वन, ये पिरामिडल शेप हो गई। उसी तरह से अगर हम कहें कि NH3 है, अगर हम लोग कहते हैं कि NH3 है तो NH3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी, तो टोटल वैलेंस नाइट्रोजन के वैलेंस में कितनी, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन के वैलेंस 1, तो 3 हाइड्रोजन में 3, तो ये 8 को डिवाइड कर गया 2 से, तो ये क्या आ गया, तो ये 4, ये क्या, तो ये सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला करके हो गई। इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी होगी, तो जितना हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो कितना हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो 3। तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया, तो sp3। हाइब्रिड स्टेट sp3 मतलब शेप होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल तब होती जब कोई लोन पेयर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड पेयर 3 है तो बाकी एक क्या होगा, तो लोन पेयर होगी, लोन पेयर 1 हो जाएंगे। तो इसका शेप क्या होगा, तो पिरामिडल। अगर एक लोन पेयर आ गया sp3 हाइब्रिड स्टेट में तो पिरामिडल शेप हो जाएंगे, दिस वन। तो इस तरह से करनी होती है, ठीक है। तो जिन्होंने कर लिया तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा तो उसको समझ लिए, इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह के क्वेश्चंस आते भी रहते हैं, ठीक है। ऐसे तो H2O का शेप एंगुलर होता है, NH3 का पिरामिडल, ये तो इतना यूज करते हैं अपन लोग कि याद ही हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ना, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बेसिक क्लासेस के अंदर भी बताया था, बेसिक केमिस्ट्री में। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में वर्ड तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जैसे बहुत, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल, इतना हम लोग देखेंगे। तो दीज आर कॉल्ड बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक, बॉन्ड की प्रॉपर्टी, बॉन्ड की कैरेक्टर, बॉन्ड का गुण। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड ऑर्डर, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज होती है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोवलेंट बॉन्ड, या सिंपल के नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो नंबर है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, between two atom, between two bonded atom is called bond order। ये bond order क्या है, तो दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में जितनी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होगी वो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग कह दें कि हाइड्रोजन H2 है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहां पर H2 की बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 1, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन। यदि हम लोग कहें कि कह देते हैं कि सपोज N2 है, नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी,
तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना कोवलेंट बॉन्ड है? तो 3 कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। यदि आपसे कहा जाए कि O2 की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या? तो डबल बॉन्ड। तो ये 2 बॉन्ड, इसलिए इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएंगी? तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है। उस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि जी F2 की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? F2 की बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? तो कहीं फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम के बीच में जितनी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है वह उसकी बॉन्ड ऑर्डर कहलाती है। तो जी बताइए O2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? और आपसे कहा कि बताइए O2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? O2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? N2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? NO प्लस की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? अगर इन सब का पूछ देता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, तो इन सब के बॉन्ड ऑर्डर को ध्यान रखने के लिए हम लोग एक टेबल को ध्यान रखेंगे। क्या? कि यदि किसी डायटमिक, जैसे N2 है, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है? अगर कोई डायटमिक मॉलिक्यूलर आयन की बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए एक टेबल है कि अगर मान लेते हैं कि कोई, जैसे N2 एक डायटमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें टोटल, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है? N2 का अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पूछा जाए तो इसमें कितना है? तो 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 इलेक्ट्रॉन वाला जितना भी डायटमिक स्पेसिस होगा उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? तो 3 होगी। कोई भी डायटमिक मॉलिक्यूल जिसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है? तो 3 होती है। कि ये कहां से निकाल लिए? तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आई है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं मॉलिक्यूल की, डायटमिक मॉलिक्यूलर आयन की, मतलब 2 एटम से बने हुए मॉलिक्यूलर आयन की जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी जाती है और वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालने, आगे आप पढ़ेंगे कि किसी भी डायटमिक मॉलिक्यूल में यदि टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आता है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 आती है, मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोवलेंट बॉन्ड की संख्या 3 आती है। और यदि 14 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया था, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएगी, तो बॉन्ड ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 3 होती है। बॉन्ड ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 3 होती है। 3 से ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता। बॉन्ड ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, वो कितनी होती है? तो 3 होती है। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वो कितनी होती है? तो 3 होती है। बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर होती बिल नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगी। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0, अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब क्या हुआ? 2 एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की संख्या 0। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गई मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ मॉलिक्यूल और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटमिक स्पेसिस लिख देता हूं। डायटमिक मतलब 2 एटम से बना हुआ कोई मॉलिक्यूलर आयन ई 0 means species will not exist. Species will not exist. अगर किसी स्पेसिस में, स्पेसिस कहने वाले कोई मॉलिक्यूलर आयन का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाता है, अगर किसी की बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाती है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो बॉन्ड ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 3 होती है। बॉन्ड ऑब्वियसली जो बॉन्ड बन सकता है वो along द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगी, बाकी दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बॉन्ड एक्सियली बन पाता है, बाकी दो साइडवेज। तो बॉन्ड ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो 3 होती है। बॉन्ड ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक स्पेसिस 0 होती है। अगर 0 हो जाए, अगर कोई मॉलिक्यूलर आयन की बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए, तो अगर कोई मॉलिक्यूलर आयन की बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूलर आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक टेबल बना रहे हैं, एक टेबल जिसको आप जस्ट समझ लीजिए। उस टेबल से आप बॉन्ड ऑर्डर किसी भी 2 एटम से बने मॉलिक्यूलर आयन की आप निकाल सकते हैं, जो ज़्यादातर हम लोग को यूज होती है और पूछा जाता है। तो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम के बीच में जितनी कोवलेंट बॉन्ड होगी वो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कहलाएंगे। जैसे H2 है, हार्डन हार्डन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। ना N2 है, कोवलेंट बॉन्ड की संख्या 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। O2 है, बॉन्ड ऑर्डर 2। F2 है, बॉन्ड ऑर्डर 1। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बॉन्ड ऑर्डर की वो 3 होती है। बॉन्ड ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं होती है। अगर किसी डायटोमिक स्पेसिस की बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब वो स्पेसिस या मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है। नाउ एक टेबल अपन बता रहे, तो टेबल फॉर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक स्पेसिस। डायटोमिक स्पेसिस मतलब 2 एटम से बने मॉलिक्यूलर आयन का बॉन्ड ऑर्डर। तो टेबल फॉर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक स्पेसिस, डायटोमिक स्पेसिस की बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए टेबल। तो एक कॉलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डायटोमिक स्पेसिस लिख रहे हैं, इन डायटोमिक स्पेसिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डायटोमिक स्पेसिस, और दूसरे कॉलम लिख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो यदि किसी डायटोमिक स्पेसिस में 14 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर भी जैसे बताया मैंने, जैसे N2 है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है? Z। तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, मतलब 1 नाइट्रोजन के पास 7, तो 2 के पास 14, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई? तो 3 होगी। वैसे नाइट्रोजन के बीच में कितना कोवलेंट बॉन्ड है? तो 3 कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? तो 3 होगी। तो किसी भी डायटोमिक स्पेसिस के पास यदि 14 इलेक्ट्रॉन है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर किसी डायटोमिक स्पेसिस के पास अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? तो 3 हो जाएगी। ठीक है। और यदि 14 से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाता। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 14 इलेक्ट्रॉन से, यहां पर Z लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डायटोमिक स्पेसिस। डाय मतलब 2 एटॉमिक, मतलब एटम से बना हुआ कोई मॉलिक्यूलर आयन, इधर बॉन्ड ऑर्डर। तो यदि किसी डायटोमिक स्पेसिस में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3। लेकिन अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाए, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएंगे? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएंगे? तो 0.5 से घट जाता है, 2.5 हो जाएंगे। यदि 16 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से फिर घट जाएंगे, मतलब 2 हो जाएंगे। अगर 17 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 से घट जाएंगे, 1.5 हो जाएंगे। यदि 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए,
तो बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 से घट जाएंगी, 1 हो जाएंगी। यदि 19 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 से घट जाएंगी, कितना, तो 0.5 हो जाएंगे। और यदि 20 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यदि किसी डायटोमिक स्पेसिस के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी, तो 3। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट गई, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से फिर घट गई, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से फिर घट गई, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से फिर घट गई, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट गई। तो यदि 20 इलेक्ट्रॉन होगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, तो 0 हो गई। ठीक है। उसी तरह से जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, ये क्या होगा, तो नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। उसी तरह से अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास घट जाए, 14 से हो जाए 13 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएंगे, तो 0.5 से फिर घट जाएंगे, 2.5 हो जाएंगे। अगर 12 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 से घट जाएंगे, 2 हो जाएंगी। यदि 11 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 से घट जाएंगी, मतलब ये 1.5 हो जाएंगी। यदि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 से घट जाएंगी, मतलब 1 हो जाएंगे। अगर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाता बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 से घट जाएगी, 0.5 हो जाएंगे। यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 से घट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 तो नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से यदि बॉन्ड ऑर्डर अगर डायटोमिक स्पेस 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता, तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन हो गई तो बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 से बढ़ जाएंगे। देखिए 0 हो चुका है, बॉन्ड ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं होती है, बॉन्ड ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 से घट जाएंगे, सॉरी बढ़ जाएंगे, 0.5। यदि एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर साथ 6 इलेक्ट्रॉन हो गया था, अब 0 हो गया ना, 0 से बढ़ करके फिर बढ़ जाएंगे 0.5 से, तो ये हो जाएंगी 1। अगर सपोज 5 इलेक्ट्रॉन हो गया था, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया था, ध्यान दीजिए, यदि किसी डायटोमिक स्पेस में 14 इलेक्ट्रॉन से नीचे हो गया है, 14 इलेक्ट्रॉन से अगर नीचे हो गया और घट करके 0 हो गया, तो अब जो है इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर ये ऐसा कैसे, एक्चुअली ये 6 इलेक्ट्रॉन से नीचे अगर आ गए हैं तो फर्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट में आ जा रहे हैं, जहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो नहीं पा रही है। 6 इलेक्ट्रॉन से अगर नीचे चले गए हैं तो वहाँ पर पाई बॉन्ड, अगर डायटोमिक स्पेस में 6 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। इस कारण से यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। कि पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनता, पी ऑर्बिटल की अनअवेलेबिलिटी। इसलिए अगर किसी डायटोमिक स्पेस में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी, तो 1। अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो गया था, अब मत कहिएगा कि 1.5 अब नहीं बढ़ेगा, अब फिर ये घट जाएगा। अब जरा देखिए, थोड़ा सा टेक्निक है यहाँ पर। 14 इलेक्ट्रॉन से घटता 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 0 हुआ, फिर निगेटिव नहीं हो सकता, तो बढ़ना, जब भी घटेगा या बढ़ेगा तो 0.5 से। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है, तो 3। तो वह डायटोमिक स्पेस जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, वह डायटोमिक स्पेस जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, तो 3 होगी। वह डायटोमिक स्पेस जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, तो 3 होगी। और उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटते 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 0 होगी। उसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन घटता जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटते 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 0 हो गए। और घटना शुरू हो जाता तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहाँ तक बढ़ के जाएगा, तो अब बढ़ करके सिर्फ 1 तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो फिर घटना शुरू हो जाएगी।
तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5। 4 इलेक्ट्रॉन अगर हो गई तो ये हो गया घटा ना, 1 से घट के 0.5, तो ये हो गया फिर 0, मतलब ये नॉट एग्जिस्ट होगा। उसी तरह से अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता, अब निगेटिव तो हो नहीं सकता, ये 0.5। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन हो गया था, जैसे H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो गया, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है ना, 0 से बढ़ के 0.5, तो ये 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया था, ये 0.5, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता 0.5। ये टेबल है जिसको हमें ध्यान रखना है। तो इसमें नोटिसेबल पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट तो बॉन्ड ऑर्डर होती क्या है, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम के बीच में जितनी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होती है वो उसकी बॉन्ड ऑर्डर होती है। बॉन्ड ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं होती है, बॉन्ड ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं होती है, और बॉन्ड ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 3 से ज्यादा होती नहीं। तो 3 बॉन्ड ऑर्डर किसका होता था, ऐसे आपकी N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी डायटोमिक स्पेसिस हैं उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है। और 14 इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा डायटोमिक स्पेसिस में, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटती चली जाएगी। तो 14 इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ता जाए या तो घटता जाए, बॉन्ड ऑर्डर घटते घटते 0 हो जाएगी। 14 इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन अगर घटता जाए या एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाए, बॉन्ड ऑर्डर दोनों केस में 0.5 से घटते चली जाएंगी और घट करके 0 हो जाएंगी। और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन घटना या इलेक्ट्रॉन बढ़ना जारी रहा था, तब बॉन्ड ऑर्डर फिर से 0 के बाद फिर से बढ़ करके 1 होगा, फिर घट के 0 हो जाएगा, फिर बढ़ के 1 होगा, फिर घट के 0 हो जाएगा, फिर बढ़ के 1 होगा। उसका तो 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड, पहले इसको का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग डायटोमिक स्पेसिस, करें सारे डायटोमिक स्पेसिस की बॉन्ड ऑर्डर बताइए। जैसे O2 है, फर्स्ट वन O2 प्लस, सेकेंड वन O2 माइनस, थर्ड वन O2 माइनस 2, फोर्थ वन O2 प्लस 2, फिफ्थ वन CO, सिक्स्थ वन NO, सेवंथ वन NO प्लस, एट्थ वन CN माइनस, नाइन्थ वन H2 प्लस, टेंथ वन He2 प्लस 2, इलेवेंथ वन He2, ट्वेल्थ वन Li2। दिस सपोज ये सारे करें, सब की बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो सॉल्यूशन पहला क्या है, तो O2 प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितनी, तो ऑक्सीजन की एटमी नंबर 8, 1 ऑक्सीजन के पास 8, तो 2 ऑक्सीजन के पास 16, लेकिन यहाँ +1 है, तो 16 में से एक इलेक्ट्रॉन चली गई, तो 16 में से एक इलेक्ट्रॉन अगर चली गई तो कितना बचा, तो 15 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन वाले की बॉन्ड ऑर्डर होती है 3, तो 15 इलेक्ट्रॉन वाले की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, तो मैक्सिमम तो 3 होता है, उससे 0.5 घट जाएगा आपका, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन 14 से या तो बढ़ जाए या घट जाए, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएंगे 2.5। उसी तरह से सेकेंड वन आपका O2 माइनस, तो 1 ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास 16, यहाँ -1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की गेन, तो 17 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड ऑर्डर होती है 3, अगर एक बढ़ गया तो 15 तो 2.5, 16 तो 2 और 17 तो फिर 0.5 से घट जाएगा तो 1.5। उसी तरह से थर्ड वन क्या है, थर्ड वन इज O2 माइनस 2 है,
यहाँ पर जेड 1 ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 के पास 16, यहाँ -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन और गेन होंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? तो 14 की हो गई कितनी? तो 3। 15 की क्या? 0.5 से घट जाइए 2.5। 16 की क्या? तो 2। 17 की क्या? तो 1.5। तो 18 की क्या हो जाएगी? तो 1। उसी तरह से इधर आ जाइए। 4th one इज द O2 + 2। O2 + 2 तो 1 ऑक्सीजन के पास 8 तो 2 के पास कितनी? तो 16 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर 2 है +2 है तो 16 में से 2 चली गई तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली 14 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड ऑर्डर तो आप जान ही रहे 3 हो जाती है। उस तरह से 5th वन CO, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, तो कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8 तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है? तो 3 होती है। उस तरह से 6th वन NO है। NO की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? तो नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8 तो 8 7 15, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? तो 0.5 से घट जाएगी 2.5। उसी तरह से 7 इज NO+, तो नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, लेकिन यहाँ प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की लॉस, तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएंगी? तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या? तो 3। उसी तरह से 8th वन इधर Cn-, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन की 7 तो 13, इसके ऊपर एक आयत मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। उस तरह से 9th वन इधर H2+, तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 तो 1 हाइड्रोजन के पास 1 तो 2 हाइड्रोजन के पास 2, यहाँ प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? तो 0.5 होगी, है ना। ऐसे कि इतना जल्दी कैसे कर दिए? ऐसे H2 की जो बॉन्डर होती है कितनी? तो 1 होती है ना। इससे कर दिए। H2 की बॉन्डर कितनी होती है? तो 1 होती है। उतना टेबल कौन से याद करने जाता है? N2 का 14 होता है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो 2.5, फिर 1 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो 2, फिर 1 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो 1.5, फिर 1 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो 1, फिर 1 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो 0. उतना सीधे जान रहा है कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना? तो 1। एकदम मैक्सिमम है 14 से घटते घटते 0, उसका बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना? तो 1। तो H2 का कितना होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। तो यहाँ पर H2+ है 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5। उसी तरह से कह रहा है कि 10th क्या He2+ है, He2+2 है। यहाँ जेड कितनी? तो हीलियम की एटॉमिक नंबर 2, तो 1 हीलियम के पास 2 तो 2 के पास 4, इसके ऊपर +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है? तो 1 होती है, तो इसका 1 हो जाएगा। उस तरह से He2 है, इसमें कितना? तो 1 हीलियम के पास 1 तो ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो सोच लीजिए ये जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो क्या होगा? तो 0.5 से घट जाएगा 0.5। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया था, H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना? तो 1। उससे 1 इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट नहीं है। तो ऑब्वियसली जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हुई? तो 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाए तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? तो 0.5 से डिक्रीज कर जाएंगे मतलब 0.5। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज कर गया था मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गई था तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 0 होगी। और जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गई नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर तो आपने निकाल लिया था लेकिन इन रियलिटी मतलब एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसी तरह से 12th में दैट इज द Li2 है। यहाँ जेड लिथियम की एटॉमिक नंबर थी तो ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? तो यहाँ आप देख लिए कि ये चीज H2+ का नियरेस्ट अपन को H2+ लगता है तो सॉरी H2 लगता है तो H2 के बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? तो 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो 0.5,
एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो 0, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो 0.5, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो 1, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगी। तो वही टेबल है मेन कि अगर किसी डायटोमिक स्पेसिस के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगी। अगर किसी डायटोमिक स्पेसिस के पास 14 इलेक्ट्रॉन है उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगी। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन घटता जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से क्या होगी, तो घटते 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 0 हो जाएगी। और फिर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, फिर बढ़ते करके मैक्सिमम कितना, तो 1। कुछ कुछ रेफरेंस बीच बीच में याद रख सकते हैं। जैसे N2 है 14 इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो 3 होता है। फटाफट करने के लिए होगा यूज कि N2 है तो उसका 14 हो जाता है। O2 का है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, H2 उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। इस तरह से करते इसका यूज होता है आगे, ठीक है। नाउ बॉन्ड लेंथ, तो सेकेंड बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज बॉन्ड लेंथ। तो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। सपोज ये 2 बॉन्डेड एटम है, ये पहला बॉन्डेड एटम, ये दूसरा, ये इसकी न्यूक्लियस और उसका सेंटर, ये इसकी न्यूक्लियस और उसका सेंटर। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो बॉन्ड लेंथ कहेंगे। इट इज अ बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, of 2 bonded atom is called bond length, is called bond length। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जनरली मेजर, आप जानते हैं एटम की साइज बहुत छोटी होती है, इसे बॉन्ड लेंथ को जनरली मेजर किया जाता है एंगस्ट्रम में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में। तो बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड की लेंथ होती है, एटम की साइज बहुत छोटी होने के कारण बॉन्ड लेंथ भी बहुत छोटी होगी। तो बॉन्ड लेंथ इज जनरली मेजर्ड इन, मेजर करी जाती है किस में? 3 एंगस्ट्रम और नैनोमीटर और पिकोमीटर। अब जानते हैं 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, अब किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, तो पहली फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है दैट इज साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। ऑब्वियस है कि अगर बॉन्डेड एटम की साइज बड़ी हुई, जैसे ये एटम अगर बड़ा रहा, तो अगर एटम बड़ा हुआ तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा होगी, मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। जैसे आप ले लीजिए, अगर HI है, ये HF है, ये आपका HCl है, ये आपका HBr है और ये आपका HI है। तो ऑब्वियस है कि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है क्लोरीन से, मतलब फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन और ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। तो ऑब्वियसली अगर फ्लोरीन की साइज बड़ी है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम ज़्यादा होगी। फ्लोरीन की साइज अगर छोटी है क्लोरीन से तो ये बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ये और बड़ा हुआ तो बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा होगा।
ये बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा होगा, ये बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा होगा। तो साइज ऑफ पॉली फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है, दैट इज साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड की लेंथ है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। साइज ऑफ बॉन्डेड एटम मतलब जितनी लार्जर होगी बॉन्डेड एटम की साइज, उतनी ज़्यादा बॉन्ड की लेंथ होगी। जैसे अगर हम लोग कह दें कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कह दें कि जी ये HF है, ये HCl है, ये HBr है और ये HI है। तो यदि HF की जो बॉन्ड लेंथ है ये अल्फा एंगस्ट्रम है, HCl की अगर बीटा एंगस्ट्रम है, HBr की अगर गामा एंगस्ट्रम है और ये HI की अगर डेल्टा एंगस्ट्रम है, तो बेसिक आप जान रहे हैं कि क्लोरीन की साइज छोटी होती है, क्लोरीन से क्लोरीन की साइज छोटी होती है, ब्रोमीन से ब्रोमीन छोटी होती है, आयोडीन से। आप जाते ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, तो आयोडीन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो सेम ही है, ये आयोडीन की साइज बड़ी है ब्रोमीन से ज़्यादा, क्लोरीन से ज़्यादा, फ्लोरीन से। इसीलिए जो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर हो जाएंगी, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो ऑर्डर होंगी वो क्या होंगी? तो बेसी HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, मतलब डेल्टा एंगस्ट्रम ज़्यादा होगा किससे? तो गामा एंगस्ट्रम से ज़्यादा होगा किससे? तो बीटा एंगस्ट्रम से ज़्यादा होगा किससे? तो अल्फा एंगस्ट्रम से। ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जनरली मेजर किया जाता है एंगस्ट्रम, नैनोमीटर और पिकोमीटर में। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, जितनी बड़ी साइज होगी बॉन्डेड एटम की उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है। नाउ सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ इज बॉन्ड ऑर्डर। तो सेकेंड फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करता है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के बीच में जितनी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होती है वो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कहलाती है। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है ऑब्वियसली दो एटम के बीच में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता जाए, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो उसके बीच में एक बॉन्ड रहेगा तो दूरी ज़्यादा रहेगी सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की संख्या अगर बढ़ता जाए, कोवलेंट बॉन्ड की संख्या मतलब बॉन्ड ऑर्डर, तो यदि दो एटम के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड की संख्या अगर बढ़ता जाए, मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता जाए, तो क्या होगा? तो जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम है वो घटती चली जाएंगी, घटती चली जाएंगी, घटती चली जाएंगी। तो दो एटम के बीच में यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ती हैं, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, तो दो एटम के बीच में यदि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीज करती, तो दो एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करेंगी, घटेंगी, घटेंगी, घटेंगी। तो बॉन्ड लेंथ एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेंगी, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, यदि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज, ऑब्वियसली जो बॉन्ड लेंथ है, ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम जो है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम डिक्रीजेज, एटम डिक्रीज एंड हेंस कह सकते हैं, हेंस बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, हेंस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? तो डिक्रीज करेगी। मतलब दैट इज आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो बॉन्ड ऑर्डर के। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो बॉन्ड ऑर्डर के। फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइंड
बॉन्ड ऑर्डर या कि बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का क्रम इन O2 O2 प्लस एंड O2 माइनस। कर बताइए बॉन्ड लेंथ का क्रम किस में? तो O2 O2 प्लस एंड O2 माइनस में। तो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकाली। O2 में इलेक्ट्रॉन कितनी है? तो ऑक्सीजन की एटमी नंबर 8, तो 1 ऑक्सीजन के पास 8 तो 2 के पास 16। तो यदि कोई डायस्टेरिक स्पीशीज के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन या तो बढ़े या तो घटे, तब भी बॉन्ड ऑर्डर, अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएंगी, और अगर एक इलेक्ट्रॉन घट जाए तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएंगी। तो 14 इलेक्ट्रॉन वाले की बॉन्ड ऑर्डर होती है 3, 15 वाले का 2.5, तो 16 वाले का कितना होएगा? तो ये 2 होगी। ठीक है। उस तरह से O2 प्लस इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन है? तो ऑक्सीजन की एटमी नंबर 8, तो 1 ऑक्सीजन के पास 8 तो 2 ऑक्सीजन के पास 16, लेकिन यहाँ प्लस है तो 16 में से एक इलेक्ट्रॉन चली गई, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? तो 14 के लिए होती है 1, तो 15 के लिए कितनी हो जाएंगी? तो हो जाएंगी 15 के लिए कितनी हो जाएंगी जी? तो 2.5। उसी तरह से O2 माइनस है, तो O2 माइनस मतलब O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर मतलब 14, O2 माइनस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ऑक्सीजन की एटमी नंबर 8 और 2 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना? 3, 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1.5। तो आप जान रहे हैं बॉन्ड लेंथ ऑर्डर किसके? तो ऑक्सीजन की। तो आप जानते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, सिंस जो बॉन्ड लेंथ होती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो बॉन्ड ऑर्डर के। इसलिए ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर यहां पर क्या हो जाएंगी? तो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर यहां पर क्या होगी? तो यहां पर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगी? तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसमें ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, मतलब O2 माइनस की जो बॉन्ड लेंथ है ज्यादा होगी O2 से, और ज्यादा होगी किससे? तो O2 प्लस से। जिसमें उससे अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन इथीन एंड इथाइन, कर बताइए कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन इथीन एंड इथाइन। जरा देखिए इथेन मतलब क्या हुआ जी? तो C2H6 ये हो गया आपका इथेन। ये आपका क्या है? इथेन। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? कार्बन कार्बन के बीच में कितनी कोवलेंट बॉन्ड है? तो 1 है। बॉन्ड ऑर्डर होती क्या है? तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कितनी कोवलेंट बॉन्ड है? तो 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1। अब इथीन या इथिलीन जो भी कहिए, तो यहां पर इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होती? तो डबल बॉन्ड होती। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? तो बॉन्ड ऑर्डर होती क्या है? तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। तो इथिन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? तो 2 होगी। इथान या एसिटिलीन कहिए, तो इथान और एसिटिलीन में क्या होती है? तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? तो ये 3 होगी। तो अगर हम मान लें कि इथेन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रम है, और यहां पर 22 एंगस्ट्रम है, और यहां Z एंगस्ट्रम है, तो ऑब्वियसली यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की। जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। जैसे यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम है। इसका मतलब इस कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी।
इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी घट जाएंगी, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गई है और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर क्या होगी, तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, मतलब एक एंगस्ट्रम ज़्यादा बड़ा होगा किससे, तो बाई एंगस्ट्रम से ज़्यादा बड़ा होगा किससे, तो जेड एंगस्ट्रम से। तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे भी आप ध्यान रखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन इथेन 1.54 एंगस्ट्रम होती है, इथीन में 1.34 एंगस्ट्रम होती है, और एसिटिलीन में 1.20 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.12 एंगस्ट्रम होती है, जबकि इथीन में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.10 एंगस्ट्रम होती है और एसिटिलीन में 1.08 एंगस्ट्रम होती है। मतलब यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ की होती है 1.12 एंगस्ट्रम, यहाँ पर 1.10 एंगस्ट्रम, यहाँ पर 1.08 एंगस्ट्रम होती है। कि जी ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इथेन में कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट है sp3 है, इस कार्बन ने क्या करा तो 4 सिग्मा बना रखा, मतलब हाइब्रिड स्टेट sp3। इस कार्बन ने क्या करा तो 3 ही सिग्मा बनाया, इसलिए हाइब्रिड स्टेट, तो 2 सिग्मा बनाया, इसलिए हाइब्रिड स्टेट क्या, तो sp। तो sp3 में परसेंटेज करेक्टर होता है 25%, sp2 में होता है 33.3% और sp में 50%। तो जितनी ज़्यादा s का परसेंटेज होता जाता है उतनी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो घटती चली जाती है, क्योंकि मोर परसेंटेज करेक्टर मतलब मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस होती है। अगर किसी एटम, ये तीनों कार्बन एटम ही है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज करेक्टर कम है, उससे ज़्यादा यहाँ पर, इससे ज़्यादा। तो जिस कार्बन में परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगी। तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक हुई तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है। तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। अब जस्ट ध्यान रखिए, बॉन्ड लेंथ जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर। तो पहली फैक्टर जो आपको मैंने बताया बॉन्ड लेंथ में कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी, तो बॉन्ड ऑर्डर का, तीसरा परसेंटेज इज करेक्टर। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। नाउ थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट बॉन्ड लेंथ इज परसेंटेज इज करेक्टर। तो थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट बॉन्ड लेंथ इज परसेंटेज इज करेक्टर। तो ध्यान रखें, मोर परसेंटेज इज करेक्टर। जैसे 3 कार्बन है, एक कार्बन के हाइब्रिड स्टेट में 25% इज करेक्टर, दूसरे कार्बन के हाइब्रिड स्टेट में 33.3% इज करेक्टर, और तीसरे कार्बन के हाइब्रिड स्टेट में 50% इज करेक्टर है। तो मोर परसेंटेज इज करेक्टर मीन्स मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो अगर बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की मोर क्लोजर होगी, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगी, अगर बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम जाएगा। तो ध्यान रखेंगे पहली पॉइंट कि मोर परसेंटेज इज करेक्टर, मोर परसेंटेज इज करेक्टर इंप्लॉय, मोर परसेंटेज इज करेक्टर इंप्लॉय करता बतलाता है मोर क्लोजनेस, ज़्यादा नज़दीकी, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। तो मोर परसेंटेज करेक्टर इंप्लॉय करता मोर क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। तो इफ एन एटम have more percentage is character, more percentage is character means bonded pair electron, means bonded pair electron is closer to nucleus, न्यूक्लियस के मोर क्लोजर है। सो इसीलिए बॉन्ड लेंथ विल शॉर्टर, इसीलिए जो बॉन्ड की लेंथ होगी विल शॉर्टर।
मतलब जो बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो छोटी हो जाएगी। मतलब दैट इज, आप सिंपल कहिए कि जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंप्लाई क्या करता है, इंप्लाई मतलब बताना कि मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंप्लाई करता मोर क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक। तो अगर किसी एटम में मोर परसेंटेज कैरेक्टर, इसका मतलब जो बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के मोर क्लोजर है, तो न्यूक्लियस के मोर क्लोजर अगर बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन है तो जो बॉन्ड की लेंथ होती चली जाएंगी वो क्या होगी, तो छोटी होती जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग कह दें ये इथेन है, ये इथेन है, इथेन फॉर एग्जाम्पल कर फाइंड की राइट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन इथेन, इथीन एंड इथाइन। इथेन इथीन इथाइन में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर लिखिए। तो सॉल्यूशन जैसे यहां पर अगर कहा जाए इथेन मतलब CH3 दिस में इथेन, इथीन मतलब ये CH डबल बॉन्ड CH, और इथान मतलब एसिटिलीन मतलब AC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इथेन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, तो इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया है, तो 4। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए हाइब्रिड स्टेट sp3। इस कार्बन ने 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाया, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3। तो आपने पढ़ा कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 तो हाइब्रिड स्टेट sp, 3 तो sp2, तो यहाँ पर sp2 हो गई, और यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp। तो यहाँ परसेंटेज एस अगर आपसे पूछा जाए तो sp3 मतलब 4 में से एक एस है, तो 4 में से अगर एक एस है, यानी एक 3 p है एक एस है, तो 4 में से एक एस है तो 1 में कितना, तो 1/4 इंटू 100 मतलब 25% है। यहाँ पर आई sp2, एक एस और 2 p मतलब 3 में से एक एस है तो 1 में 1/3 इंटू 100 मतलब ये 33% हो गया, 33.3% हो गया। यहाँ sp है मतलब एक एस और 2 p है, तो 2 में से 1 एस, तो 1 में 1/2 इंटू 100 मतलब 50% है। तो मोर परसेंट एस होने के कारण ये तीनों कार्बन ही, ये भी कार्बन लेकिन sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, और ये sp हाइब्रिड कार्बन है। तो sp हाइब्रिड कार्बन में मोर परसेंटेज करेक्टर है, मतलब बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस होगी, मतलब ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। मतलब अगर हम लोग कह दें ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रम, इसके हम लोग कह दें 22 एंगस्ट्रम, और इसके हम लोग कह दें 8 एंगस्ट्रम। तो चूंकि सिंस ऑब्वियसली यहाँ पर आप जानते हैं सिंस जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो परसेंटेज कैरेक्टर के। तो यहाँ तीनों की तीनों कार्बन है, लेकिन यहाँ तीनों की तीनों कार्बन ही है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, और ये sp हाइब्रिड कार्बन। तो बेसिक ये sp3 हाइब्रिड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन, ये sp हाइब्रिड कार्बन है। तो sp हाइब्रिड कार्बन में मोर परसेंटेज कैरेक्टर इस कारण से जो बॉन्ड की लेंथ होगी वो शॉर्टर होगी, इससे लॉन्गर होगी sp2 हाइब्रिड कार्बन की, उससे लॉन्गर होगी sp3 हाइब्रिड कार्बन की। तो इस कारण से जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है वह इथेन में ज़्यादा होंगी, मतलब ऑब्वियसली x एंगस्ट्रम विल ग्रेटर देन y एंगस्ट्रम विल ग्रेटर देन z एंगस्ट्रम। तो जो x एंगस्ट्रम होगी वो ग्रेटर होगी y एंगस्ट्रम से,
ग्रेटर होगी जेड एंगस्ट्रम से। तो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाली तीसरी फैक्टर होगी परसेंटेज करेक्टर। तो पहली पॉइंट की परसेंटेज करेक्टर इंप्लाय क्या करता है, बतलाता क्या है। तो मोर परसेंटेज करेक्टर इंप्लाय मोर क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। आप जानते हैं एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के मोर क्लोजर होती है, पी ऑर्बिटल से मोर क्लोजर होती है डी ऑर्बिटल से। तो मोर परसेंटेज करेक्टर मतलब हुआ कि जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगी, मतलब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी न्यूक्लियस के, मोर क्लोजर होंगी। तो अगर एक एटम के अंदर मोर परसेंटेज करेक्टर है, इसका मतलब जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस है। तो अगर बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के मोर क्लोजर हुई तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएंगी, मतलब छोटी हो जाएंगी। तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज करेक्टर के। बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज करेक्टर के। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर राइट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन इथेन, इथीन एंड इथाइन। इथेन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है, इथीन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, और एसिटिलीन मतलब इथाइन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp है। तो sp3 मतलब 25% करेक्टर, sp2 मतलब 33.3% करेक्टर, एंड ऑब्वियसली ये 50% करेक्टर। तो मोर परसेंटेज करेक्टर मीन्स मोर क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। इस कारण से यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है सबसे शॉर्ट होगी। मतलब एसिटिलीन में मतलब इथाइन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है इथिलीन से, शॉर्टर होती है इथेन से। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इथेन में कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.12 एंगस्ट्रम होती है, इथीन में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.10 एंगस्ट्रम होती है, और इथाइन में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.08 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक एग्जांपल और बताता हूं इसमें। राइट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंडिकेटेड इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इन सारे मॉलिक्यूल्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंडिकेटेड है, उसकी ऑर्डर को लिखनी है। तो ध्यान दीजिए, सारे में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ये सारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर लिखनी है। तो इसके बिसाइड्स में देखिए, एडजेसेंट एटम को देखिए। तो इस कार्बन का एडजेसेंट एटम मतलब बगल वाली एटम ये कार्बन है जो sp3 हाइब्रिड है। क्यों? क्योंकि इसने चारों की चारों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रखी है। तो यहाँ पर आप देखें तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के एडजेसेंट एटम को अगर हम देखें तो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, और ये भी क्या है, तो sp3 हाइब्रिड कार्बन है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको आना चाहिए। जिन्हें नहीं आता वो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो लेक्चर नंबर 7, 8, 9 देख जाइए, है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसके जो बिसाइड्स एटम मतलब अगल बगल जो एटम है, इधर इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, तो sp3 है, और इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, तो sp2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन ने 3 सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बना रखी है, एक पाई बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो होती नहीं, इस कारण से इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2, इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3। उसी तरह से यहाँ पर आई, इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखनी है, तो इसके बिसाइड्स एटम को आप देखें, एडजेसेंट एटम को देखें। तो इस कार्बन के बगल में है sp2 हाइब्रिड एटम, और इसके बगल में है sp2 हाइब्रिड एटम। अब जरा देखिए, sp3 में कम परसेंटेज करेक्टर होती है, sp2 में और ज़्यादा होती है, sp में और ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दोनों साइड मोर परसेंटेज करेक्टर वाली एटम है। यहाँ पर एक साइड में मोर परसेंटेज है, दूसरे साइड में कम परसेंटेज पर। sp3 मतलब 25% एस करेक्टर, और sp2 मतलब 33.3% करेक्टर। तो इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अगल बगल दोनों साइड में sp2 हाइब्रिड एटम मतलब मोर परसेंटेज करेक्टर वाली एटम है, और यहाँ पर इन दोनों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अगल बगल में बिसाइड्स में एक में तो 33.3% करेक्टर वाली एटम है, और दूसरे साइड में 25% करेक्टर वाली एटम है। और इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के एडजेसेंट में इधर 25% करेक्टर वाली एटम है, और इधर 25% करेक्टर वाली एटम है। तो इस दोनों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अगल बगल में
33.3% 33.3% इसका एक्टर वाली एटम है। यहाँ पर 25% और 33.3% है, यहाँ 25%। तो यहाँ पर तो दोनों साइड में मोर परसेंटेज का एक्टर है। इस कारण से इस कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होगी, अगर इसे हम लोग कहा दे एक्स एंगस्ट्रम और इसे हम लोग कहा दे बाई एंगस्ट्रम और इसे हम लोग कहा दे जेड एंगस्ट्रम, तो यहाँ पर एक्स एंगस्ट्रम ग्रेटर होगी किससे, तो बाई एंगस्ट्रम से, ग्रेटर होगी जेड एंगस्ट्रम से। यहाँ पर एक्स एंगस्ट्रम ग्रेटर होगी बाई एंगस्ट्रम से, ग्रेटर होगी जेड। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस कार्बन के अगल बगल में दोनों साइड sp3 हाइब्रिड एटम मतलब लेस परसेंटेज करेक्टर वाली एटम है। यहाँ पर दोनों साइड में से एक साइड में लेस परसेंटेज करेक्टर वाली एटम है और दूसरे साइड में हायर परसेंटेज करेक्टर वाली एटम है। यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दोनों साइड में हायर परसेंटेज करेक्टर वाली एटम है। तो मोर परसेंटेज मतलब बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन को मोर क्लोजर ले जाएगा न्यूक्लियस के, जिसके कारण बॉन्ड की जो लेंथ होती है उसको शॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो मैंने असाइनमेंट दिया है लेक्चर नंबर 10 का, वो जल्दी कंप्लीट करके मेरे को भेजिए, है ना। ओके, बाय।